Hello friends, welcome back to Mudra Career Guidance Center for the second part of this video. In the second part, before we actually start with this, मैं वापस आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे नए व्यूवर हो, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो, तो आप ये वीडियो जब देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे आपको ऐसा एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओगे. तो इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये कम्प्लीटली फ्री होता है. और वंस यू आर अवर सब्सक्राइबर तो जब भी कभी हमारे साइड से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, कोई भी नया इन्फॉर्मेशन अपलोड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको ऑटोमेटिकली हमेशा यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट आ जाएगा. सो वो एक एडवांटेज आपके पास रहेगा. सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स related to different government banking and other exams. So let's come to the point. Let's come to the main part of this second video. So in this second video we'll be discussing the reasoning ability section जो 35 marks का है. Just like maths, just like quantitative ability, ये भी 35 marks का 35 क्वेश्चन का सेक्शन है हमारे पास. सो देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिल सकता है. सो टेंटेटिव फॉर्मेट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी. तो पिछले कुछ 2-3 सालों से जब से प्रीलिम्स और मेंस हुआ है तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का एक जो टेंटेटिव फॉर्मेट हमने देखा है SBI PO या कोई भी IBPS बैंक PO एग्ज़ाम में भी, वो थोड़ा इस तरीके का है. एनालिटिकल पजल्स, ये मिनिमम 3 पजल्स आपको मिलने हैं, मतलब लगभग 15 क्वेश्चन का सवाल है. लास्ट ईयर SBI PO का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2016 में, तो लास्ट ईयर में इनफैक्ट उन्होंने 4 पजल पूछे थे. मतलब 20 मार्क, 35 मार्क्स में से 20 मार्क का पेपर ये कम्प्लीटली पजल्स पे था. सो इससे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके SBI PO एग्ज़ाम के लिए. सो इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पार्ट, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन. इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको PQ के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है. तो ये एक्चुअल में कैसे दिखता है वो हम हमारे अगली स्लाइड्स में आपको दिखा देंगे. इसके 5 क्वेश्चंस लगभग फिक्स है. तो ये 20 मार्क ऑलमोस्ट फिक्स है. अगर आपको वापस लास्ट ईयर की तरह अगर 4 पजल आ रहे या उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो ये 25 मार्क का पेपर बना देगा लगभग. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ब्लड रिलेशन. अभी ब्लड रिलेशन पे या तो आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन का एक पजल मिल सकता है, कोई इंडिविजुअल सिंगल मार्कर के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, या फिर एक सेट आता है जिसमें आपको सिंबल फॉर्म में उन्होंने रिलेशंस दिए होते हैं. तो इसमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, या फिर डेटा सफिशिएंसी का एक टॉपिक आता है, उसमें भी ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू कैन से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये फ्रीक्वेंटली, मतलब हर साल हर एग्ज़ाम में ये मिलता है. तो दिस इज़ वन बिग टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना चाहिए. 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, शायद 4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो यहाँ तक हम अगर काउंट करें तो 22-23 4 पजल आ रहे हैं, तो 27-28 मार्क का पेपर यहाँ तक ही हो चुका है. नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग. दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसके भी आपको कोई इंडिविजुअल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन, या फिर डेटा सफिशिएंसी की जो मैंने बात की उसमें भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है. तो दिस इज़ समथिंग जो हमने हर बार हर एग्ज़ाम में देखा है. तो ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑलमोस्ट आपको मिलने वाले ही है. नेक्स्ट, डेटा सफिशिएंसी मैंने बताया, ये 5 क्वेश्चन का सेट आता है. इस सेट में मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन डेटा सफिशिएंसी में आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग का आ सकता है, किसी पजल का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो ये अलग टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा दिखता है रीजनिंग के सेक्शन में. तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका पेपर लगभग ख़त्म हो चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 30 क्वेश्चन हो चुके हैं. नेक्स्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन कंक्लूजन, या फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, या प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको रीजनिंग में मिलते हैं. बिग चांसेस 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस रेगुलरली मिले हैं.
अभी इसमें कौन सा करना चाहिए, तो दैट विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स कि ये प्राइमरी हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, कि हम प्राइमरी कौन से टॉपिक पे फोकस करेंगे और बाकी कौन से टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, टॉपिक्स टू फोकस टू क्लियर रीजनिंग कट ऑफ्स इजीली। रीजनिंग के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मैंने देखा है कि लास्ट कुछ सालों से 10 के आसपास कट ऑफ लगे हैं। अगर डिफ़िकल्ट है तो 8 तक इसके कट ऑफ गिरे हैं, लेकिन अगर पेपर इजी है तो इसके कट ऑफ 12-13 तक ऊपर भी गए हैं। सो मतलब 35 में से आपको लगभग 15 का स्कोर तो लाना ही पड़ेगा अगर आप सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो। सो लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक्स दैट वी शुड फोकस टू क्लियर द रीजनिंग कट ऑफ्स इजीली। प्राइमरी टॉपिक्स जैसे हमने डिस्कस किया, कोडिंग डिकोडिंग, इसके 2 से 5 क्वेश्चन हमें रेगुलरली दिख रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसके लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस काफ़ी हो सकते हैं। सो एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके की क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट, पजल्स बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट ये मिलेगा। लीनियर अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है। अभी ये जो पजल्स है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में 6 लोगों का अगर सर्कुलर अरेंजमेंट मिल रहा है तो मैं कहूँगा वो थोड़ा डिसेंट रहेगा, लेकिन वहीं 8 लोगों का है तो वो टाइम खा सकता है। सेकेंडली, अगर सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है तो आपने वो पजल करना चाहिए। अगर सिर्फ प्लेन सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है तो यू मस्ट सॉल्व दैट पजल। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर 8 पीपल फ्रॉम अ फैमिली सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, देन आई विल रिकमेंड कि उस पजल को आप स्किप करके कुछ दूसरा ढूंढो कि वो अच्छा रहेगा। अगर कुछ नहीं बचा तो आप वापस उस पर आ सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस में तो आपको हर कोई पजल सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया कि सारे पजल आपको नहीं करने। अगर आपको 4 पजल एग्जाम में मिले तो आपको 2 करने पड़ेंगे, अगर डिसेंट है तो 3 करने का मौका मिलेगा। तो एक पजल तो पक्का डिफिकल्ट रहेगा। तो सेम लीनियर अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसमें इजी क्या होता है, डिफिकल्ट क्या होता है। पजल बेस्ड ऑन सिलेक्शन, तो ये पजल कैसे होता है कि देर आर 6 पीपल फ्रॉम 6 सिटीज, ऐसा पजल आ सकता है। अगर इतना ही दिया है कि 6 दोस्त हैं जो 6 सिटीज़ को बिलोंग करते हैं और ABCDEF ऐसे दिया है और 6 इंडियन सिटीज़ मेंशन है, तो वो डिसेंट पजल है। लेकिन अगर ऐसे दिया है देर आर 6 पीपल, वो बिलोंग टू 6 सिटीज़ एंड दे बिलोंग टू 6 डिफरेंट प्रोफेशंस, तो ऐसा हो सकता है कि 6 दोस्त हैं ABCDEF जो 6 अलग सिटीज़ से हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे सिटीज़ हो सकता है। दे बिलोंग टू 6 डिफरेंट प्रोफेशंस, लाइक कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है। तो ये पजल भी सॉल्व करने आना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपको सारे पजल्स करने हैं। एग्ज़ाम में वंस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में फिर एग्ज़ाम में ये डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा पजल करे या ना करे, ठीक है। तो इसमें भी डिफ़िकल्ट पजल बनाए जा सकते हैं, डिफ़िकल्ट पजल इसमें भी मिलते हैं। तो इट्स अप टू यू अगेन टेकिंग अ डिसीजन के कौन सा पजल करना है। इसकी बात एक पेपर प्रैक्टिस के बाद ही करना बेहतर रहेगा। बट दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पजल में ब्लड रिलेशन का भी कोई पजल मिक्स आ सकता है, like 6 people from a family are sitting around a circular table, ये ऐसे पजल भी मिल सकता है। या फिर 6 people from a family belong to 6 different professions, ये ऐसे भी कोई पजल बना के मिल सकता है। तो you can clearly say कि पजल बहुत ही important टॉपिक रहेगा। ब्लड रिलेशंस, जैसे मैंने बताया, अभी मैंने कुछ पजल्स की भी बात की जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन को इंक्लूड किया था। या ब्लड रिलेशन का कोई सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 2-3 क्वेश्चन का सेट भी आ सकता है। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप इतने टॉपिक भी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको लगभग 25 क्वेश्चंस इसमें ही मिलने हैं। 25 से 27, 28 या 30 तक भी जा सकता है। और इसमें से आपको सारे 25 से सॉल्व करने नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम में उतना समय बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप रीजनिंग के लिए 18-20 मिनट का टाइम दे रहे हो, उसमें से आपके 17-18 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। तो आपको जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से ढूंढने, मैं कहूँगा यहाँ से ढूंढने हैं।
नेक्स्ट इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सेट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड के वो कैसे दिखता है। अभी ये क्वेश्चन सेट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब पजल में क्या है, पजल में अगर आप 6 मिनट दे रहे हो, 7 मिनट में एक पजल सॉल्व हुआ तो सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ब्लड रिलेशन में भी सिंगल 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन निपटाया जा सकता है। इनइक्वालिटी बेस्ड थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। तो इसमें भी मैं कहूँगा कि सारे करने हैं, नहीं करने हैं, ये सेट करना है या छोड़ देना है, ये आपके पास कितना वक्त बचा है और आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं उस हिसाब से डिसाइड करो। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा बाकी के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और लिमिटेड टॉपिक्स में आप फोकस करना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिस्ट में होना चाहिए। ओके, जो मैं इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो ये आपको इस तरीके के उन्होंने क्वेश्चन दिए होते हैं। ये P $Q, P@Q और ऐसे अलग अलग उन्होंने सिम्बॉल्स का मतलब दिया है कि P इज़ नॉट स्मॉलर दैन Q। तो ये PQ के जो 5 अलग रिलेशन बनाए जा सकते हैं, उस हिसाब से आपको 5 ऑप्शन मार्क करने होते हैं। जो 1 2 3 4 5 है, तो अगर P इज़ नॉट ग्रेटर दैन Q मिला तो आप 5 ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास 5 ऑप्शंस दिए और उन्होंने आपको इस सिंबल फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट दिया है। तो पहला काम ये हैश, स्टार, ये डॉलर सबको पहले चेंज करना है अपने रेगुलर साइंस में। उसके बाद में ये कंक्लूजन जो उन्होंने 4 दिए हैं उसमें से कितने कंक्लूजन सही है नहीं है, उस हिसाब से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको रेगुलरली मिलेगा। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने प्राइमरी टॉपिक्स देख लिए। सेकेंडरी टॉपिक्स, नाउ सेकेंडरी टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है रहेगा इस बार, खास करके रीजनिंग में, मैथ्स में इट्स ओके चलो, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो इसका प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें से भी कुछ अच्छे और इजी क्वेश्चन मिल सकते हैं। लाइक स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। इसमें से नाउ ये जो 2 टॉपिक्स है ये प्योरली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप गैस वर्क करके आप अगर मार्क कर रहे हो, प्रैक्टिस करते समय भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें से सिर्फ 5 सही जा रहे हैं, 5 गलत जा रहा है, तो फिर आप गैस वर्क ज़्यादा कर रहे हो, आप सोच समझ के सॉल्व नहीं कर रहे हो। ओके, अगर ये 3 में भी अगर आप पूछोगे कि कौन सा आसान है, तो मैं कहूँगा ये तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन सेट है वो थोड़ा मैनेजेबल होता है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता, या इसमें आपका जजमेंट गलत जाने के चांसेस यहाँ पर कम रहेंगे। पहले 2 में आई हैव सीन इवन व्हेन यू आर श्योर तभी भी एक आध दूसरा मिस्टेक होता है, तीसरे में मिस्टेक उतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 के कंपैरिजन में ये तीसरा वाला टॉपिक या इस बेस अगर आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल रहे तो मैं कहूँगा ज़रूर करना, ये डिसेंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, सिलॉजिज्म। ओके, सिलॉजिज्म ये मैंने सेकेंडरी टॉपिक्स में इंक्लूड क्यों किया है, देखो लास्ट के 2 साल में मैंने देखा कि सिलॉजिज्म का जो क्वेश्चंस है ये नॉर्मली 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स लेवल में सिलॉजिज्म के क्वेश्चन किसी को भी नहीं आए, ऑलमोस्ट ना, मतलब नहीं थे, किसी को रेयरली मिला होगा तो, अदरवाइज SBI PO या IBPS PO फॉर एनी एग्जाम सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस नहीं मिले थे लोगों को। तो मैंने सेकेंडरी में इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि बिग चांसेस के प्रीलिम एग्ज़ाम में ये शायद ना मिले, लेकिन ये मिलता है तो 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में ये पक्का मिलेगा। सिलॉजिज्म क्या होता है तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जो ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन निकालने होते हैं तो वो सिलॉजिज्म होता है। तो प्रीलिम्स में शायद ये आने का चांस नहीं रहेगा, बिकॉज पिछले साल 2016 के मैंने जितने भी एग्जाम्स देखे उसमें प्रीलिम्स में सिलॉजिज्म नहीं था। मेंस में पक्का मिलेगा 5 क्वेश्चन के लिए। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ये टॉपिक भी कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला प्रीलिम्स में, और ये भी जब आता है तो 5 क्वेश्चन के सेट के साथ आ सकता है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। कोई कम्प्लीटली नया है, पहली बार एग्ज़ाम में देख रहा है ये टॉपिक, तो उसको शायद लग सकता है ये कुछ तो गड़बड़ वाला पार्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो ये डिसेंट टॉपिक है, मैनेजेबल, कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें मिल सकते हैं, मतलब शायद 4.5 या 5.5 आपके करेक्ट आ सकते हैं इसमें। सो
let's come to the next part. So next part we'll be discussing English language. So stay tuned with us for the next video. In our third part हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कुछ आपने करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मुद्रा करियर गाइडेंस सेंटर। हमारे पेज को, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच once again.